हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में पावलोव के सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में जानेंगे। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इवान पेट्रोविच पावलोव एक रूस निवासी शरीर वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया के दहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया। पावलोव का यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में पाचन क्रिया की दहिकी पर अध्ययन करने के लिए पावलोव को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पाचन क्रिया की दहिकी के अध्ययन के दौरान पावलोव ने संयोगवश लालमय अनुबंधन की घटना का अध्ययन किया और इस अध्ययन के दौरान सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पावलोव को यह उपलब्धि अचानक ही प्राप्त हो गई। इस प्रकार पावलोव 50 वर्ष की आयु में एक मनोवैज्ञानिक बन गए। अपने सिद्धांत के परिणाम से अभिप्रेरित होकर पावलोव ने जीवन पर्यंत मस्तिष्क एवं सीखने के सिद्धांत के प्रभाव का अध्ययन किया। सीखने के सिद्धांत को लोगों तक पहुंचाने के लिए पावलोव ने कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस एवं लेक्चर्स ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेस नामक 2 पुस्तकें प्रकाशित कराईं। पावलोव ने अनुबंधन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसी कारण पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अनुबंधन का पहला सिद्धांत होने के कारण पावलोव के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में 4 प्रकार के संप्रत्यों का प्रयोग किया है। नंबर 1 UCS यानी अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। इसे हिंदी में स्वाभाविक उद्दीपन, अनानुबंधित उद्दीपन, वास्तविक उद्दीपन, प्राकृतिक उद्दीपन भी कहते हैं। नंबर 2 CS यानी कंडीशन्ड स्टिमुलस। इसे हिंदी में अस्वाभाविक उद्दीपन, अनुबंधित उद्दीपन, अवास्तविक उद्दीपन, अप्राकृतिक उद्दीपन भी कहते हैं। नंबर 3 UCR यानी अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स। इसे हिंदी में स्वाभाविक अनुक्रिया, अनानुबंधित अनुक्रिया, वास्तविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया भी कहते हैं। नंबर 4 CR यानी कंडीशन्ड रिस्पॉन्स। इसे हिंदी में अस्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अवास्तविक अनुक्रिया, अप्राकृतिक अनुक्रिया भी कहते हैं। पावलोव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। वास्तव में अनुबंधन का सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत है। पावलोव के सिद्धांत को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए लेस्टर एंडरसन ने बताया है कि जब स्वाभाविक उद्दीपन के साथ एक नया उद्दीपन दिया जाता है और कुछ समय के बाद स्वाभाविक उद्दीपन को हटा दिया जाता है, तब यह देखा जाता है कि नए उद्दीपन से भी वही स्वाभाविक अनुक्रिया होती है जो स्वाभाविक उद्दीपन से होती है। इस प्रकार स्वाभाविक अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ अनुकूलित हो जाती है। पावलोव के अनुसार इस अनुबंधन के द्वारा ही सीखने पर बल दिया जाता है। पावलोव के सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को एक बहुत ही अच्छे व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक अध्यापक की कक्षा में आने पर सभी विद्यार्थी चुप हो जाते हैं। यहाँ अध्यापक एक स्वाभाविक उद्दीपन है और विद्यार्थियों का चुप होना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन यदि अध्यापक कक्षा में नहीं आता है और मॉनिटर कक्षा में विद्यार्थी से यह कहकर बोलता है कि गुरुजी आ रहे हैं, तो विद्यार्थी चुप हो जाते हैं। यहाँ पे मॉनिटर के गुरुजी के आने के लिए बोले गए शब्द एक अस्वाभाविक उद्दीपन है। विद्यार्थी का अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करना पावलोव के अनुसार सीखना है। पावलोव ने अपने सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए एक भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया। इसमें बीच में एक लकड़ी का तख्ता लगा हुआ था और इस तख्ते में एक खिड़की लगी थी। इस खिड़की से कुत्ते को भोजन दिया जाता था। इस उपकरण में एक स्थान पर एक घंटी लगी थी। पावलोव ने इस उपकरण में कुछ ऐसा प्रबंध कराया था कि घंटी का बटन दबाने से घंटी बजने लगती थी और भोजन का बटन दबाते ही कुत्ते के सामने प्लेट में भोजन आ जाती थी। इस उपकरण में कुत्ते की लार एकत्रित करने के लिए एक स्थान पर बीकर की व्यवस्था थी। पावलोव ने यह प्रयोग एक ध्वनि बाधित कमरे में किया और एक भूखे कुत्ते को इसमें बांध दिया। इस भूखे कुत्ते की लार ग्रंथि, जिसे पैरोटिड ग्रंथि भी कहते हैं, में ऑपरेशन के द्वारा एक नली डाली हुई थी। इस नली के दूसरे छोर को पावलोव ने लार एकत्रित करने के लिए बीकर में डाल दिया।
पावलोव ने भोजन का बटन दबाया। भोजन का बटन दबाते ही कुत्ते के सामने भोजन की प्लेट आ गई। भोजन देखते ही कुत्ता लार स्राव करने लगा। पावलोव की दृष्टि से भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपन था और भोजन देखते ही मुंह में लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी। दूसरे दिन पावलोव ने घंटी का बटन दबाया। घंटी की ध्वनि सुनते ही कुत्ते के कान खड़े हो गए, परंतु लार नहीं आया। पावलोव ने कुत्ते को भोजन के स्थान पर घंटी की ध्वनि से लार स्राव अनुक्रिया के लिए एक प्रयास किया। यहाँ पर घंटी की ध्वनि एक अस्वाभाविक उद्दीपन था, इसलिए अनुक्रिया में कुत्ते के कान खड़े हो गए। ध्वनि की आवाज़ सुनकर कान खड़ा होना एक स्वाभाविक एवं सहज अनुक्रिया थी। तीसरे दिन पावलोव ने पहले घंटी बजाई। घंटी की ध्वनि सुनते ही कुत्ते के कान खड़े हो गए। पावलोव ने घंटी के बटन के 2 सेकंड के बाद भोजन का बटन दबाया। भोजन देखते ही कुत्ते की लार ग्रंथि से लार का स्राव होने लगा। पावलोव ने यह प्रयोग कई दिन दोहराया और कुछ दिन के बाद देखा कि घंटी की ध्वनि सुनते ही कुत्ते का लार स्राव शुरू हो जाता था, जो भोजन देखकर और अधिक होने लगता था। कुछ दिन यह प्रयोग दोहराने के बाद पावलोव ने केवल घंटी का बटन दबाया और भोजन कुत्ते को नहीं दिया। पावलोव ने यह देखा कि घंटी की ध्वनि सुनते ही कुत्ते की लार ग्रंथि से उतनी ही मात्रा में लार का स्राव हुआ जितना घंटी की ध्वनि और भोजन से होता था। इसका कारण था कि घंटी की ध्वनि से भोजन प्राप्त करने के लिए अनुबंधन स्थापित हो चुका था। पावलोव ने यह प्रयोग कई बार दोहराया और देखा कि एक दिन घंटी की ध्वनि से कुत्ते का लार स्राव नहीं हुआ। इसे पावलोव ने विलोपन की संज्ञा दी है। पावलोव के इस प्रयोग के समर्थन में वाटसन तथा उनकी पत्नी रेनर ने अल्बर्ट नामक मानव शिशु पर प्रयोग किया और पाया कि मानव भी पशु के समान अनुबंधन द्वारा सीखते हैं। इस प्रयोग में अल्बर्ट के सामने एक सफ़ेद चूहा लाया जाता था, जिससे अल्बर्ट खेलना प्रारंभ कर देता था। एक बार खेलते समय अचानक कुछ तीव्र आवाज़ पैदा कर दी गई, जिससे अल्बर्ट डर गया। इस प्रक्रिया को अनेक बार दोहराया गया। कुछ प्रयासों के बाद यह देखा गया कि अल्बर्ट सफ़ेद चूहे को सामने लाते ही वो भी बिना किसी आवाज़ के डर से रोने लगता था। अल्बर्ट द्वारा सफ़ेद चूहे को देखकर बिना आवाज़ के ही डर जाना एक अनुबंधन का उदाहरण है। बाद में यह देखा गया कि अल्बर्ट सिर्फ चूहा से ही नहीं बल्कि उससे मिलते जुलते उद्दीपन जैसे सफ़ेद खरगोश, उजला रोएदार कोट आदि से भी डरने लगा। वाटसन के इस प्रयोग में तीव्र आवाज़ एक स्वाभाविक उद्दीपन था। अल्बर्ट में उत्पन्न डर एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी। सफ़ेद चूहा एक अस्वाभाविक उद्दीपन था और अल्बर्ट का भय मात्र से ही रोना एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी। वाटसन ने अपने प्रयोग के आधार पर पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का एक विस्तृत प्रयोगात्मक समर्थन किया है। पावलोव के सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के कुछ प्रमुख निष्कर्ष हैं। नंबर 1, किसी भी स्वाभाविक उद्दीपन के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। उदाहरण के लिए पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में भोजन के प्रति कुत्ते का लार आना। नंबर 2, किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपन और स्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत करने से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। उदाहरण के लिए पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में घंटी के साथ भोजन को प्रस्तुत करने से कुत्ते का लार स्राव होना। नंबर 3, स्वाभाविक उद्दीपन को अस्वाभाविक उद्दीपन से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में भोजन को घंटी से प्रतिस्थापित किया गया है। नंबर 4, अस्वाभाविक उद्दीपन कुछ ही समय तक प्रभावित रहता है। उदाहरण के लिए पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में कुछ दिनों के बाद केवल घंटी की ध्वनि से लार स्राव होना बंद हो गया। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार कुछ खास ऐसे संप्रत्यय हैं जिन पर पावलोव ने अधिक बल डाला है। नंबर 1, पावलोव के सिद्धांत में घंटी की आवाज़ तथा भोजन के बीच समय अंतराल 0.5 सेकंड का होना चाहिए। यदि समय अंतराल 0.5 सेकंड से छोटा या बड़ा होगा तो अनुबंधन की प्रक्रिया का स्थापित होना कठिन हो जाता है। नंबर 2, जब व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है तो व्यक्ति उस उद्दीपन से मिलते जुलते सभी अन्य उद्दीपनों के प्रति वैसी ही अनुक्रिया करता है। उदाहरण के लिए भूख लगने पर व्यक्ति बर्गर के प्रति वही अनुक्रिया करता है जो भोजन के प्रति होती है। नंबर 3, विभेद।
विभेद सामान्यीकरण के ठीक विपरीत होता है। जैसे जैसे सीखने के लिए दिए जाने वाले प्रयास की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति वास्तविक अस्वाभाविक उद्दीपन तथा अन्य समान उद्दीपनों के बीच स्पष्ट अंतर कर लेता है। व्यक्ति सिर्फ वास्तविक अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति ही अनुक्रिया करता है तथा अन्य समान उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया नहीं करता है। उदाहरण के लिए, विभेद की घटना स्थापित होने के बाद पावलोव के प्रयोग में कुत्ता सिर्फ घंटी की 1000 हर्ट्ज टोन की आवाज पे ही लाल श्राव की अनुक्रिया करता था। अन्य समान उद्दीपनों जैसे 900 हर्ट्ज टोन या 1100 हर्ट्ज टोन पर लाल श्राव की अनुक्रिया नहीं करता था। नंबर 4, जब स्वाभाविक उद्दीपन की अनुपस्थिति में व्यक्ति अस्वाभाविक अनुक्रिया बार बार करता है तो इससे अस्वाभाविक अनुक्रिया की शक्ति धीरे धीरे घटती जाती है। उदाहरण के लिए, पावलोव ने अपने प्रयोग में पाया कि कुत्ते को घंटी बजाने के बाद लगातार कई प्रयासों तक भोजन नहीं दिया गया तो धीरे धीरे कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार का श्राव कम करने लगा। अंत में एक ऐसा प्रयास आया जब घंटी बजती थी और कुत्ता लार का श्राव बिल्कुल ही नहीं करता था। पावलोव ने इसे ही विलोप कहा है। नंबर 5, जब कोई सीखी हुई अनुक्रिया का विलोप हो जाता है और थोड़े समय के बाद यदि उस अनुक्रिया से संबंधित उद्दीपन को व्यक्ति के सामने पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो व्यक्ति पुनः उस सीखी हुई अनुक्रिया को आंशिक रूप से करने लगता है। उदाहरण के लिए, पावलोव के प्रयोग में जब घंटी के प्रति कुत्ते को लगातार कई प्रयासों तक भोजन नहीं दिए जाने के कारण लार स्राव बंद कर दिया, फिर कुछ दिन के बाद पुनः कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई तो कुत्ता फिर से आंशिक रूप से लार स्राव करने लगा। स्वतः पुनर्लाप की घटना विलोप से काफ़ी संबंधित है। नंबर 6, पावलोव ने पूरे सिद्धांत में पुनर्बलन शब्द का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि पुनर्बलन शब्द की जगह स्वाभाविक उद्दीपन शब्द का प्रयोग किया था। पावलोव के प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपन भोजन था, जो कि पुनर्बलन का उदाहरण है। नंबर 7, शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधन स्थापित होने के लिए आवश्यक है कि अस्वाभाविक उद्दीपन तथा स्वाभाविक उद्दीपन में समय अंतराल 0.5 सेकेंड के आसपास हो। साथ ही साथ स्वाभाविक उद्दीपन तथा अस्वाभाविक उद्दीपन की पुनरावृत्ति कई प्रयासों तक हो। पावलोव के सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत एक अनुबंधित सहज क्रिया पर आधारित है। पावलोव ने अपने सिद्धांत के प्रयोग में भोजन के स्थान पर घंटी के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करना कुत्ते को सिखा दिया। छोटे बच्चे प्रायः इसी रूप में सीखते हैं। नंबर 2, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक उद्दीपन के साथ अस्वाभाविक उद्दीपन का प्रयोग किया जाए तो स्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि होती है। नंबर 3, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल दिया जाता है। पुनर्बलन से सीखने की गति बढ़ती है और अनुबंधन से सीखना स्थायी होता है। नंबर 4, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अस्वाभाविक उद्दीपन और अस्वाभाविक अनुक्रिया में संबंध होना आवश्यक है। पावलोव के सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की कुछ प्रमुख कमियां हैं। नंबर 1, यह सिद्धांत पशुओं पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है और बालकों पर प्रयोग करके इसकी पुष्टि की गई है। यह परिपक्व मनुष्यों की सीखने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है। नंबर 2, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा सीखना स्थायी नहीं होता है। नंबर 3, यह सिद्धांत मनुष्य की सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता है। नंबर 4, अनुबंधन की प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से सदैव चलती रहती है। नंबर 5, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण कारकों जैसे सूझ, समझ, अभिरुचि आदि की भूमिका को गौण माना गया है, जबकि इन सभी कारकों का शिक्षा में अधिक महत्व होता है। नंबर 6, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा साधारण बुद्धि के विद्यार्थियों की शिक्षण की व्याख्या तो हो जाती है, जबकि तीव्र बुद्धि के विद्यार्थियों की शिक्षण की व्याख्या नहीं हो पाती है। पावलोव के सीखने के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में कुछ प्रमुख उपयोगिता है।
नंबर 1, शास्त्रीय अनुबंधन विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों को उनकी बुरी आदतों के प्रयोग से छुटकारा दिलाया जा सकता है। नंबर 2, शास्त्रीय अनुबंधन विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों में अच्छी अध्ययन आदतों का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 3, शास्त्रीय अनुबंधन विधि की सहायता से भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। नंबर 4, कुसमायोजित बालकों की चिंता एवं डर को इस विधि का उपयोग कर दूर किया जा सकता है। नंबर 5, शास्त्रीय अनुबंधन विधि के द्वारा विद्यार्थियों का समाजीकरण सरलता से किया जा सकता है। नंबर 6, शास्त्रीय अनुबंधन विधि विषयों के शिक्षण में श्रव्य दृश्य उपकरणों के प्रयोग पर बल देता है। नंबर 7, शास्त्रीय अनुबंधन विधि विद्यार्थियों में अनुशासन स्थापित करने के लिए पुरस्कार व दंड के प्रयोग पर बल देता है। नंबर 8, शास्त्रीय अनुबंधन विधि से ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिसमें बुद्धि, चिंतन एवं तर्क की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे छोटे बच्चों को अक्षरों का पढ़ना, लिखना एवं सिखाना।